Assalamualaikum guys. Today's my topic of the video is fundamental concepts of enamel and dentine adhesion. आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ इनामल एंड डेंटिन एडियन चैप्टर नंबर 15 है आर्ट एंड साइंस ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आपने याद रखने हैं फॉर द MCQs, ठीक है। एंड SCQs अब तो मोस्टली जो एग्जाम्स हैं वो MCQs बेस्ड ही हो रहे हैं, चाहे वो आपका BDS का एग्ज़ाम है, FCPS का है, MDS का है, जो भी आपका एग्ज़ाम है वो MCQs बेस्ड ही है। जो हम इसको जो है वो ऐसा तैयार करेंगे कि आपके MCQs जो है वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है। और तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कौन कौन सी हैं जो कि आपने इस बुक से याद करनी है। पिछले वीडियोस में भी मैंने बाकी चैप्टर्स जो है वो अपलोड कर दिए हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, या कोई भी टॉपिक आप लिख के साथ मेडिकल स्टफ SHF लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहले हमारे पास आता है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडहियन जो है वो हमारे पास क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखें तो इसके एडहियन जो है वो हमारे पास एक स्टेट है जिसमें दो सर्फेसिस जो हैं वो आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं बाय इंटरनल फोर्स इंटरफेशियल फोर्सेस, ठीक है, विच में कंसिस्ट ऑफ वैलेंस फोर्सेस आर इंटरलॉकिंग फोर्सेस और बहुत। ये आपका MCQ पॉइंट है कि ये जो एडहेशन में टू सर्फेसेस जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं वो किससे होती हैं, इंटरफेशियल फोर्सेस के जरिए से हुई होती हैं। ये आपका MCQ पॉइंट है। और ये स्टिक टुगेदर एडहेयर मतलब कि टू स्टिक टू किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आपने याद करना कि एडहेशन या फिर एडहेसिव स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ द लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एडहेसिव जॉइंट, ठीक है। ये आपका MCQ पॉइंट है कि लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है इसकी ऑफ एन एडहेसिव जॉइंट। 4 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एडहेशन हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है मैकेनिकल एडहेशन, इंटरलॉकिंग ऑफ द एडहेशन विद इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट आर एडहेरेंट। मैकेनिकल जो होंगी उसमें हमारे पास क्या होगी, इंटरलॉकिंग हुई होगी, ठीक है, और इरेगुलरिटीज होती हैं इन द सरफेस ऑफ द सबस्टेंस। जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन एडहेशन है, एडॉप्टर एडहेशन में हमारे पास क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, किस किस के दरमियान, एडहेसिव एंड एडहेरेंट के दरमियान। और फोर्सेज जो इसमें इन्वॉल्व होंगी वो हमारे पास कौन सी होंगी, एक प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, ठीक है, और वैलेंस फोर्सेज होती हैं। जो हमारे पास प्राइमरी होती हैं उनमें हमारे पास आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो सेकेंडरी होती हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंटरेक्शन और फिर वंडर वॉल्स होती हैं। ये दिस इज MCQ पॉइंट कि वंडर वॉल्स जो हैं वो कौन सी, वंडर वॉल फोर्सेज जो हैं वो कौन सी टाइप में होंगी, कौन से बॉन्ड में होंगी, तो वो सेकेंडरी बॉन्ड्स में होंगी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एडहेशन, ठीक है। सो इट्स MCQ पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो ये भी पूछ सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो फोर्सेस में इन्वॉल्व होती है प्राइमरी फोर्सेस में, प्राइमरी में तो वो हमारे पास कौन सी होती हैं। तो प्राइमरी में हमारे पास आयनिक का ऑप्शन दिया होगा या फिर कोवेलेंट का ऑप्शन दिया होगा, या फिर दोनों दिए होंगे तो आपने आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन एडहेशन। डिफ्यूजन एडहेशन जो है उसमें हमारे पास क्या है कि इंटरलॉकिंग है बिटवीन द मोबाइल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, हमारे पास मेन चीज़ ऐड होगी है मोबाइल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन द मोबाइल मॉलिक्यूल्स जो कि मूवेबल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। एडहेशन ऑफ टू पॉलीमर्स थ्रू डिफरेंट थ्रो डिफ्यूजन ऑफ पॉलीमर चेन एंड अक्रॉस द इंटरफेस। तो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन एडिशन, उसमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है बिटवीन द मोबाइल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज योर MCQ पॉइंट। तो आपको याद होगी कि हमारे पास 4 किस्म के एक और ये वाली पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इलास्टोमेटिक एडिशन जो है, इलास्टोमेटिक एडिशन में देखिए तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती है एट द इंटरफेस ऑफ अ मेटल विद अ पॉलीमर दैट इज अ पार्ट ऑफ द टोटल बॉन्डिंग मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एडिशन में हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होगी एट द इंटरफेस ऑफ अ मेटल। तो हमारे पास अपने MCQ पॉइंट्स जिसमें याद रखने हैं वो कौन से होंगे कि पहले एडहेशन की डेफिनेशन थी, ठीक है। तो एडहेशन हमारे पास क्या होता है कि टू सर्फेसिस जो होती हैं वो हमारे पास क्या होंगी जुड़ी होंगी बाय द इंटरफेशियल फोर्सेस किस वजह से, ठीक है। लैटिन का मतलब क्या होता है, सॉरी लैटिन एडहेयर जो है इसका मतलब क्या होता है कि टू स्टिक टू, तो ये भी आपके MCQ पॉइंट है। उसके बाद एडहेशन और एडहेसिव स्ट्रेंथ जो है वो हम मेजर करती है और लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द एडहेसिव जॉइंट्स, को ये भी आपके MCQ पॉइंट है। उसके बाद मैकेनिकल एडहेशन में क्या होगी, इंटरलॉकिंग होगी ऑफ द एडहेसिव्स की विद इरेगुलरिटीज इन द सरफेस। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग जिसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और वैलेंस फोर्सेज होती हैं। प्राइमरी में हम देखें तो आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं वंडर वॉल फोर्सेज होती हैं। उसके बाद डिफ्यूजन आ जाता है। डिफ्यूजन में हम देखते हैं तो उसमें मोबाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो से याद रखने की इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हमारे पास बनती है। तो ये आपके MCQ पॉइंट है। अब आपको अगर ये आए तो आपको इंशाल्लाह कवर आउट हो जाएंगे। आपको ऐसा कि SCQ भी आ सकते हैं, फोर मैकेनिज्म ऑफ एडिशन कौन कौन सी हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद देन हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारे पास है कि बॉन्डिंग ऑफ रेजिन बेस्ड मटीरियल्स, ठीक है। सॉरी इसका थोड़ा फोकस खराब हो गया, अच्छा जी। तो बॉन्डिंग ऑफ रेजन बेस्ड मटेरियल्स टू टूथ स्ट्रक्चर, इसके 4 पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन या फिर इनका कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो मैकेनिकल जो होता है इसमें हमारे पास क्या होता है कि पेनिट्रेशन होती है। मैकेनिकल में क्या होता है, पेनिट्रेशन होती है ऑफ रेजिन की, और बनता है फॉर्मेशन होती है ऑफ द रेजिन की, पेनिट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द रेजिन टैग्स। और एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है टू द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, जैसे कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट में, या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जिसमें मेनली हमारे पास टाइप 1 कोलेजन
होती है ऑफ द टूथ सर्फेस। एक और चीज़ है कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपके लेक्चर्स नहीं होते, आपके ये सिर्फ आप बुक से बता रही होती हैं। तो दिस इज़ कि आप बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं लाइक आपके पास जब भी आप बुक खोलते हैं तो जैसे अब आप आर्ट एंड साइंस आपने ले लिया, वो इतनी बड़ी बुक है, ज़ाहिर है आपसे आप न्यू हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें से क्या चीज़ें याद करनी है। तो मेरा जो मेन फोकस है वो यही है कि आपको बताऊँ कि हाउ टू लर्न, ठीक है? यानी कि अपने इन चैप्टर्स में से, इन बुक्स में से सारी जो हैं बीटीएस की जितनी भी, अब इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, आपने किस तरह से पढ़नी है, एमबीबीएस वाली जो है उनमें से एमबीबीएस वाली चीज़ें नहीं करनी, एमबीडीएस वाली चीज़ें करनी है। तो इस तरह से मैंने आपको सिर्फ ये एक गाइडेंस है, ठीक है? गाइडलाइंस आपको मोस्टली दे रही होती हूँ और कोशिश कर रही होती हूँ कि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर आउट हो जाएँ, जिससे आपके बहुत से बच्चों के जो हैं वो एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ हुए हैं, ठीक है? और उनको वीडियोज़ जो हैं वो हेल्पफुल लगी हैं और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि लेक्चर्स तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती कि हमें क्या चीज़ याद करनी है, क्या नहीं याद करनी, उनको किस तरह से याद रखना है। लाइक कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ मेरी वीडियोस देखते हैं, उसको 3 से 4 दफ़ा मेरी वीडियोस को देखते हैं। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनको सिर्फ मैंने ये बताया कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ठीक है? उसमें भी वो तब की वीडियोस थी जब मैंने लाइक बच्चों का एग्ज़ाम था, तो उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ हमें ये बता दें, तो उसके लिए मैंने कुछ वैसे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, कुछ वीडियोस मैंने डिटेल में अपलोड की हुई हैं। इस तरह अभी बता रही हूँ आपको पॉइंट्स के साथ रीड कर के कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये कर लो, इसको ये छोड़ दो। तो दिस इज़ द गाइडेंस वीडियोस, ठीक है? कि आपने किस तरह से याद रखने हैं। तो ये मैंने मोस्टली वीडियोज़ जो मैं अपलोड करती हूँ वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली करती हूँ। वो मुझे मैसेज करते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें इस टॉपिक पे जो है गाइड करते हैं ताकि हम आपकी वीडियो देख के तो अपने बुक में मार्क करते जाएँ और आपकी 2-3 दफ़ा वीडियोज़ वो देख लेते हैं। और उससे क्या होता है कि उनको अगर बुक नहीं होती उनके पास, तो वो सिर्फ वीडियोज़ देख के ही एमसीक्यूज़ अपने जो है वो क्लियर कर लेते हैं। लाइक बुक की लाइन्स जो आई होंगी वो आपकी हो जाएँगी, ठीक है? आपने बुक से नहीं भी पढ़ा तो, या आपने बुक के साथ मार्क कर लिया है और बाद में अपनी बुक से एक दफ़ा रीड दे लिया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी जो है वो कवर आउट हो जाती हैं, ठीक है? कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? प्राइवेट मैसेज करना चाहते हैं आप, प्राइवेट भी बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको मसला है, गाइडलाइंस लेनी है आपने, ठीक है? टेस्ट सेशंस जॉइन करनी है तो वो आप कर सकते हैं इज़िली, ठीक है? सो उसमें हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल। हमने पढ़ा मैकेनिकल में मैंने आपको बताया कि पेनिट्रेशन और फॉर्मेशन होती है रेज़िन टैग्स की। एडसॉर्प्शन आ जाता है। एडसॉर्प्शन में हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स देखें तो टाइप 1 प्लेजन आती है ऑफ द टूथ सरफेस की। उसके बाद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमने क्या चीज़ याद रखनी है कि डिफ्यूजन में प्रेसिपिटेशन होती है ऑफ द सब्सटेंसेस की टूथ सरफेस के ऊपर। लाइक आपको एमसीक्यू आ रहा है तो आपको समझ नहीं आ रही, उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लाइक डिफ्यूजन पूछ रहा है, उसमें ये 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, लाइक ये जो इनकी डिटेल लिखी है, ये आपको एमसीक्यू में वो दे सकते हैं, तो फिर आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिफ्यूजन है तो आपने याद करना है कि डिफ्यूजन में प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है? ये एक वर्ड आपने याद रख लेना है, ठीक है? तो डिफ्यूजन में क्या है, प्रेसिपिटेशन होगी। जब प्रेसिपिटेशन वाला जो एमसीक्यू होगा उसको आपने याद रख लेना है, प्रेसिपिटेशन को और रेजिन मोनोमर्स को, ठीक है? इस तरह से आपने याद रख लेना है और एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है। तो जब आपका एमसीक्यू आएगा तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ये भी आप उससे पूछ सकते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल बॉन्डिंग जब हो रही है तो वो कौन सी टूथ स्ट्रक्चर में हो रही है, तो आपने फिर बताना है कि एड्जॉर्प्शन में हो रही है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास पेनिट्रेशन और फॉर्मेशन रेजिन टैग्स की किस्म होती है, तो वो हमारे पास मैकेनिकल के ज़रिए से होती है, ठीक हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस दीज मैकेनिज्म इज टफ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि गुड एडहेशन के लिए क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द एडहेसिव एंड स्ट्रक्चर्स एनामल एंड डेंटिन के दरमियान। या पढ़ लेना एक दफ़ा, जो फेलियर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ। फेलियर्स आपको ऐसे क्यों में पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसको बस आप एक दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास इसमें कोहेसिव फेलियर्स होते हैं और एडहेसिव फेलियर्स होते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको बताना चाहिए। मेजर प्रॉब्लम, हाँ, ये एमसीक्यू आ सकता है कि मेजर प्रॉब्लम जो आती है इन बॉन्डिंग रेजिन्स टू द टूथ स्ट्रक्चर दैट इज दैट आर मैक्रोक्लेट बेस्ड dental resins shrink during the free radical addition polymerization. Dental adhesive must provide a strong initial bond to resist the stress resin shrinkage. तो जितने भी इसमें हमारे पास क्या पॉइंट याद रखते हैं, अपने मिथाइल मेथैक्राइलेट बेस्ड डेंटल रेजिन्स जो हैं वो श्रिंक करते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट था, ये आपने याद रखना है। तो आई थिंक सो कि इसमें से आपको कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेंड्स इन द रेस्पिरेटिव इंडस्ट्री। तो इसमें क्या चीज़ें आपने याद रखनी है? ट्रेंड्स इन रेस्टोरेटिव इंडस्ट्री जो है, इसमें जो मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो हमारे पास क्या था कि बॉन्डिंग टेक्निक्स अलो करती हैं मोर कंजर्वेटिव टूथ प्रिपरेशन, और ये लेस रेजिलियंस हैं ऑन ऑन मैक्रोमैकेनिकल रिटेंशन पे एंड लेस रिमूवल ऑफ द अनसपोर्टेड इनेमल। उसके बाद इसमें मेन चीज़ें इंडिकेशंस आ जाती हैं हमारे पास। इंडिकेशंस जो होती हैं फॉर द रेजिन बेस्ड मटेरियल्स हैव प्रोग्रेसिवली शिफ्टेड फ्रॉम द इंटीरियर सेगमेंट्स ओनली टू द पोस्टीरियर टिप एज वेल। द एडहेसिव रेस्टोरेटिव टेक्निक्स जो है वो करंटली यूज एज अ कंपोजिट फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास क्या कुछ आते हैं कि रिस्टोर करने के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, 5 एंड 6 केजेस लियर्स और ट्रॉमेटिक डिफेक्ट्स। तो आपको ये जो कि क्लासिफिकेशन है केस की,
ये आई थिंक जो आप सबको पता होगी। उसके बाद चेंजेस आ जाती हैं, चेंज करने के लिए शेप एंड कंटूर ऑफ द इंटीरियर टेथ विद फुल और पार्शियल रेजिन veneers, improve retention for porcelain fused to metal or metallic crowns, bond or ceramic restorations, seal pits and fissures। तो ये सारा जो है आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे पास रेजिन बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, जो कि हमने रेंडम मटेरियल्स पे भी पढ़े हुए थे, तो रेजिन बेस्ड मटेरियल्स जो हैं इनकी जो हमारे पास आ जाती हैं इंडिकेशंस, तो वो कौन कौन सी हैं। ब्रैकेट्स वगैरह में, सप्टेंट्स वगैरह में हम लगाते हैं, ठीक है, रिपेयर करने के लिए एग्जिस्टिंग रिस्टोरेशंस को। फंडामेंटल फॉर्मेशंस ऑफ द क्राउन्स में, डिसेंसिटाइजेशंस में आ जाती है। उसके बाद केरियस लियंस में, उसके बाद सॉरी नॉन केरियस सर्वाइकल लियंस में फ्रैक्चर्ड जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स होते हैं इंटीरियर टीथ के, उसमें फाइबर्स पोर्स वगैरह लगाने के लिए, सील करने के लिए रूट कनाल को, सील करने के लिए सर्जिकल रिसेक्टेड रूट एपिसिस को। तो ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको SCQ पूछ सकते हैं और MCQ में वैसे कोई भी पॉइंट होगा तो आपका इजीली एचअप हो जाएगा, ठीक है। जो मेन पॉइंट हमारे पास मेन टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास आता है इनेमल एडहेजन, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा इसको याद करना भी मुश्किल है और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इनेमल एडहेजन, अच्छा जी, आपके सब जो जितने भी BDS के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FCPS है, MDS है, जो भी आपने फॉरेन एग्जाम्स देने हैं, वो RELS वगैरह सब में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद MCQs भी मैं शेयर कर सकती हूँ आपसे, अगर आपको चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इनेमल एडहेजन जो है इसका अनदर नेम जो हम याद रखते हैं वो करते हैं मोनोकोर्स एसिड एचिंग टेक्निक, ठीक है। मोनोकोर्स एसिड एचिंग टेक्निक जो है वो हमारे पास इनेमल एडहेजन होती है, ठीक है। और इसको जो यूज़ है वो 85% इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है टू फैसिलिटेट द एडहेजन ऑफ पेंट एंड रेजिन्स टू मेटालिक रेस्टोरेशंस, ठीक है। मोनोकोर्स, ठीक है, यूज टू एसिड्स, यूज ऑफ एसिड्स टू एच द इनेमल फॉर सीलिंग द पेट्स एंड फिशेस, ठीक है। तो ये मोनोकोर्स जो है ये पूछा जाएगा आपको इनेमल एडहेजन है, डेंटिन एडहेजन है, स्पैंडम एडहेजन है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द इनेमल एडहेजन, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है 85% फॉस्फोरिक एसिड जो है वो हम लोग डालते हैं, ये करते हैं ताकि एडहेजन हो सके। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एजेंट्स। एजेंट हम करते हैं फिर एच की टाइमिंग, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह आ जाता है। इसका कुछ ये पैटर्न है जो मैंने शॉर्ट नोट में लिखा हुआ है, अगर आपको SCQ आए तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला टाइप 1 एच पैटर्न है जिसमें क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ द प्रिज्म कोर कॉमनली सीन आफ्टर 37% फॉस्फोरिक एसिड की एचिंग के बाद। टाइप 2 में क्या होता है पेरिफेरल इनेमल इज डिसॉल्व्ड, और टाइप 3 इज द मिक्स्ड, ठीक है। तो ये टाइप जो है इसकी वो इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक पे नोट डाउन कर लेना। उसके बाद एजेंट, एजेंट जो है उसको हम देखें तो इसमें क्या है कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है टू एच द इनेमल। इसमें हम लोग 30 से 40% की कंसनट्रेशन में फॉस्फोरिक एसिड की जेल जो है वो देते हैं, विद फॉस्फोरिक एसिड जेल बीइंग द मोस्ट कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसिड जिसमें हमारे पास 37% फॉस्फोरिक एसिड जेल जो है वो मोस्ट कॉमन है। एच एन टाइम इसका 15 सेकंड होता है। ये बस चीज़ आपने याद रखनी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका जो है 20 MPa, तो ये आपने याद रखना है कि ये एक्सीड करता है 20 MPa डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट ऑफ मेथड ऑफ यूज, ठीक है। तो 20 MPa आपने याद रखनी है। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ 15 सेकंड एच एन टाइम, एंड एच एन जो हम यूज़ करते हैं 37% फॉस्फोरिक एसिड जेल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉर द MCQ। देन हमारे पास इसका मैकेनिज्म आ जाता है। मैकेनिज्म इसका जो ये टेबल बना हुआ है इसको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो यही इनफ होगा, ठीक है। मैकेनिज्म जो है ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसमें फॉर्मेशन होती है रेजिन मैक्रो टैग्स की। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंटीन एडहेजन। डेंटीन एडहेजन जो है इसमें मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो हमारे पास क्या आ जाती है कि जो डिफरेंस देखिए हम लोग, डिफरेंस वेज होते हैं मैकेनिकली केमिकली, बहुत इंपॉर्टेंस माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग सिमिलर टू व्हाट अकर्स इन द इनेमल बॉन्डिंग। तो डेंटीन जो है एडहेजन जो होती है डेंटीन की मीन्स डिफिकल्ट होती है, ठीक है। इंटरेक्ट करती है डेंटीन इन बहुत मैकेनिकल एंड केमिकल जो है इसमें हमारे पास आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं सेल्फ एचिंग एडेसिव, फॉस्फेट बेस्ड, ये सारा हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। चैलेंजेस जो आते हैं इन डेंटीन बॉन्डिंग, आपका SCQ भी है, MCQs में भी आता है, तो इसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पहले स्ट्रक्चर ऑफ डेंटीन, स्मीयर लेयर, स्ट्रेस एट रेजिन डेंटीन इंटरफेस, ठीक है। सबस्ट्रेट हमारे पास पहले आता है। सबस्ट्रेट क्या है कि जो बॉन्डिंग होती है इनेमल की वो रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। उसमें मेजर टेक्निक्स रिक्वायरमेंट्स या डिफिकल्टीज वगैरह नहीं होती, लेकिन जो बॉन्डिंग होती है डेंटीन की मच ग्रेटर चैलेंजेस उसमें कुछ होते हैं, जिसमें हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं कि इनेमल जो है वो हाईली मिनरलाइज्ड टिश्यू है, वो बना होता है मोर देन 90% बाय वॉल्यूम हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स के, जबकि डेंटीन जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स में होती है। प्राइमली इसमें हमारे पास टाइप 1 कोलेजन आ जाता है, ठीक है। डेंटीन जो है वो कंटेन करता है वाटर, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें हमारे पास टाइप 1 कोलेजन आ जाता है। इनेमल में हमारे पास का था हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स है मोर देन 90%।
करता है। और डेंटिन जो है आल्सो कंटेन्स अ डेंस नेटवर्क ऑफ द टिब्यूल्स, इसमें डेंस नेटवर्क होते हैं ऑफ द टिब्यूल्स जो कि कनेक्ट करते हैं पल्प को विद द डेंटिनो इनेमल जंक्शन। ठीक हो गया। तो ये आपका था एमसीक्यू पास। उसके बाद इसके साथ हमारे पास होते हैं इंटरटिब्यूलर डेंटिन भी होती है। ठीक है, इंटरटिब्यूलर डेंटिन जो है वो हमारे पास क्या करती है, पेनिट्रेटेड होती है बाय द सब माइक्रोन चैनल से। ठीक है, आप ये भी कंपोजिशन भी देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखी हुई है इनामल एंड डेंटिन की। ठीक है, इसमें मैंने टोटल एच सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है। आपका पास्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐड कर लें इसके ऊपर कि टोटल एच सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है कि एच एंड रेजिन एडहेसिव्स इन करंट स्ट्रेटजीज कार्ड एज द टोटल एच सिस्टम। इसका प्रोसीजर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 मैंने लिखा हुआ है, या अपनी बुक पे नोट कर लें कि पहले हम लोग एचेंट जो है वो अप्लाई करते हैं 37% फास्फोरिक से 15 सेकंड्स के लिए रूट सरफेस पे, फिर इसको रिंस करते हैं, एच को रफ एंड ड्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं प्राइमर एडहेसिव ऑन द सबस्ट्रेट, और उसके बाद लाइट क्योर करते हैं। और डेंटिन और इनामल की कंपोजिशन जो है ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरटिब्यूलर डेंटिन। एक मिनट। ठीक है, वो हमने किया कि पेनिट्रेटेड होती है बाय द सब माइक्रोन चैनल से। डेंटिन जो है इज एन इंट्रिंसिकली हाइड्रेटेड टिश्यू है। डेंटिन क्या है, इंट्रिंसिकली हाइड्रेटेड टिश्यू इज द एमसीक्यू पॉइंट। और ये पेनिट्रेट होता है फ्लोए मेजर फ्लोए फिल्ड ट्यूब्यूल से। ठीक है, इसके बाद हमने पल्पल प्रेशर देखना है। पल्पल प्रेशर जो है वो हमारे पास 25 to 30 मिलीमीटर मर्करी होता है, या फिर 34 to 40 सेंटीमीटर वाटर। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, 20 to 30 मिलीमीटर मर्करी या फिर 30 to 40 सेंटीमीटर वाटर पल्पल प्रेशर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि रिलेटिव एरिया ऑक्युपाइड बाय द डेंटिन ट्यूब्यूल्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पल्प। ठीक है, रिलेटिव एरिया जो है ऑक्युपाइड हुआ होता है डेंटिन ट्यूब्यूल से, वो डिक्रीज होता है जब इंक्रीज होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पल्प। दिस इज जो है एमसीक्यू पॉइंट। डेंटिन नंबर जो होते हैं ऑफ द ट्यूब्यूल्स के वो डिक्रीज करते हैं फ्रॉम अबाउट 45,000 पर मिलीमीटर स्क्वायर क्लोज टू ट्यूब्यूल्स ऑफ द डिक्रीज। तो ये आप एक दफ़ा पढ़ लें। लेकिन इसमें जो एमसीक्यू है वो आपका ये है कि ट्यूब्यूल्स ऑक्युपाई एन एरिया ऑफ ओनली 1% ऑफ द टोटल सरफेस नियर द डेंटिनो इनामल जंक्शन। तो ये आपका एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है 1%। ठीक है, और 22% जो है इसका वो होता है क्लोज टू द पल्प। तो एवरेज ट्यूबुलर डिस्टेंस रेंज इज द 0.63 माइक्रोमीटर एट पेरिफेरी टू 2.3 माइक्रोमीटर नियर द पल्प। तो ये आपके एमसीक्यू पॉइंट है, इनको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना। बाकी ये जो पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं सारी आपकी जो आपने ओरल हिस्टोलॉजी में पढ़ा हुआ है वो चीज़ें हैं। ठीक है, एक दफ़ा अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एडियन जो होती है कैन बी अफेक्टेड बाई रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस न्यू आफ्टर द टूथ प्रिपरेशन। जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ्स होती हैं वो जनरली लेस इन डीप डेंटिन देन इन द सुपरफिशियल डेंटिन। इस एमसीक्यू जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, लेस होती हैं डीप डेंटिन में। ठीक है, देन इन द सुपरफिशियल डेंटिन। उसके बाद स्मीयर लेयर आता था, स्मीयर लेयर पर मैं आपको बता देती हूँ। देन उसके बाद ये जो हमारे पास टेबल है हम उसको एक दफ़ा देख लेंगे। स्मीयर लेयर जो है ये आपका एससीक्यू भी है, वाइवा क्वेश्चन भी है, और ये आपका जो आ जाता है एमसीक्यू उसमें भी आता है। ठीक है, तो स्मीयर लेयर अगर हम देखते हैं तो स्मीयर लेयर जो है क्या करती है, प्रिवेंट करती है पल्प को फ्रॉम हार्म ऑफ द एसिड एच। तो इसमें क्या हम देखेंगे कि टूथ स्ट्रक्चर इज प्रिपेयर विद अ बार और अदर इंस्ट्रूमेंट्स रेसिडुअल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम अ स्मीयर लेयर ऑफ द डेब्रिस ऑन द सरफेस। इसमें क्या है, टूथ स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ था इधर हम किसे प्रिपेयर करते हैं, बर के साथ। ठीक है, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम जब टूथ की कैविटी या टूथ को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि जो रेसिडुअल्स होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के वो फॉर्म करते हैं एक स्मीयर लेयर ऑफ द डेब्रिस ऑन द सरफेस। ठीक है, तो उसके बाद स्मीयर प्लग्स जो होते हैं, स्मीयर प्लग्स क्या होते हैं कि जो स्मीयर लेयर बनी होती है वो फिल करती है ओरिफाइस ऑफ द डेंटिन। ठीक है, हमारे पास आप टूथ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, इन द क्लिनिकल क्लिनिक्स। तो जब टूथ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे कि आरसीटी आप कर रहे हैं, ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो टूथ को कैविटी आपने रिमूव की, टूथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे जो डेब्रिस होंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के वो हमारे पास स्मीयर लेयर बना देते हैं। उसके बाद वो जो स्मीयर लेयर होगी वो जो हम लोग कैनाल ढूंढते हैं, हमारे पास जो ओरिफाइस होती है, ठीक है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो स्मीयर लेयर है फिल करती है ओरिफाइस होता है डेंटिनल ट्यूब को, और एक स्मीयर प्लग बन जाता है जो एंड डिक्रीज द डेंटिन परमेबिलिटी बाय नियर बाय 90% इन विट्रो। तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कि डेंटिन की जो परमेबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद कंपोजिशन इसकी देखें स्मीयर लेयर की, तो बेसिकली हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स होते हैं और आल्टर्ड डीनेचर्ड कोलेजन होता है इसमें। ठीक है, बाकी दफ़ा रीड कर लेना, मेन यही पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यूज़ के थे इसमें। उसका थिकनेस ऑफ द स्मीयर लेयर इज 0.5 to 2 माइक्रोमीटर होती है, और स्मीयर प्लग की जो है वो हमारे पास 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट 0.5 से 2 माइक्रोमीटर जो है हमारे पास स्मीयर लेयर होती है, और प्लग जो है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट था, आपने याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास एक इनकी बाकी है वो आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, जिससे कि इसमें हमारे पास ये भी आ जाता है कि यूज़ ऑफ एज अ कंस्ट्रक्टर एज अ लोकल एनेस्थीसिया। तो इसको बस एक दफ़ा रिवाइज कर लेना, लाइक पढ़ लेना। ठीक है, पहले मैं टेबल कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो है
ये बताती हूँ कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एचेंट, प्राइमर एंड बॉन्डिंग एजेंट्स, ठीक है। जो हमारे पास एजेंट होता है, प्राइमर क्या है, बॉन्डिंग एजेंट क्या है, इसके साथ हमें याद रखना है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि 3 स्टेप एच एन रेजन होता है, 2 स्टेप एच एन रेजन होता है, वह 2 स्टेप सेल्फ एच एन होता है और 1 स्टेप सेल्फ एच एन होता है। जो हमारे पास 3 स्टेप होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, एच एन, प्राइमर, बॉन्डिंग, ठीक है, ई पी बी, ठीक हो गया। तो एच एन में हम क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्मीयर लेयर के बारे में मैंने आपको बताया। तो स्मीयर लेयर जो होती है उसको हम लोग एच एन से रिमूव करते हैं, एक्सपोज करते हैं इंटरट्यूब्यूलर पेरिट्यूब्यूलर कोलेजन को। ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन होती हैं इन अ फनल कॉन्फ़िगरेशन एंड डिक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी, जैसे कि 37% हम इसमें एच एंड फॉस्फोरिक एसिड जो मैंने आपको बता दिया वो यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग इस पर क्या करते हैं, स्मीयर लेयर जो हमारे बनती है उसको रिमूव कर लेते हैं एच एंड से। प्राइमर में हम क्या करते हैं, प्राइमर में इंड्यूस करते हैं बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। उसके बाद एक इन्वेलप होता है ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द कोलेजन फिब्रिल्स का, सरफेस एनर्जी जो है वो रीस्टैब्लिश होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास जो है वो कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक रेस्टोरेटिव मटीरियल्स हमारे पास आ जाते हैं हिमा। मतलब बॉन्डिंग एजेंट में बिस जी एम ए जो है ये अपने याद रखना है, ठीक है। बॉन्डिंग एजेंट में आपने क्या याद रखना है, बिस जी एम ए, ठीक है। एंड हीमा आपने याद रखना है, ठीक है। निमोनिक आप इसको याद रख सकते हैं, हीमा और डी एम ए को पोलीमर्स होते हैं विद प्राइमर मालिक्यूल्स और पेनिट्रेट एंड पोलीमराइज इनटू द इंटरट्यूबुलर प्रोसेस। सिलिकॉन कपलिंग एजेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये 2 स्टेप एजेंट। 2 स्टेप एजेंट में स्मीयर लेयर रिमूव होगी, इंटरट्यूबुलर फनल बाकी वही है, डिक्रीज द सरफेस एनर्जी, जो ऊपर वाला सेम ही इसमें भी आ जाएगा। और जो ये हमारे पास जनरेशन होती हैं, ये हमारे पास 4th होती है, ये 5th होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपको एमसीक्यू पॉइंट है, अभी आगे भी जनरेशन आएंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका जो ये चीज़ आ जाती है, मैं आपको एमसीक्यूज़ बेस बताती हूँ। तो प्राइमर में हमने एक चीज़ देख ली कि इसमें मैंने आपको बताया एच ई एम ए आपने याद रखना है, इसमें बिस्ली एम ए याद रखना है, जो कि बॉन्डिंग के लिए 37% फॉस्फोरिक एसिड एजेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इस टाइम में हम क्या कर देते हैं, इसमें लेयर को रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास 2 स्टेप सेल्फ होती है और 1 स्टेप सेल्फ होती है, इसमें क्या होती है कि ऐसे करते हैं ऐसे फिनामिल को, ठीक है। इसमें ये बस आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मेन चीज़ थी वो आपकी यही थी कि आपको ये पता होना चाहिए इसमें एलियन में वो ये सही है और इसमें ये, बाकी आप एक दफ़ा इसको रीड कर लेंगे और याद रखेंगे कि जो हमारे पास 3 स्टेप एच एन रेजिन होती है उसमें 4th जनरेशन होगी, जो हमारे पास 2 स्टेप एच एन रेजिन होगी वो हमारे पास 5th जनरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर। कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर पोलीमराइजेशन श्रिंकेज, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हमारे पास जनरेशंस आ जाती हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कर लेंगे क्योंकि वीडियो तो लंबी भी हो चुकी है, ठीक है। तो ये बाकी जो है मैं आपको दूसरे में कर दूँगी। इसमें जो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो लिकिड, नैनो लिकिड, ये एससीक्यू और एमसीक्यू पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपने याद करना है और क्या आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, ठीक है। स्ट्रेस एट द रेजिन कैंटीन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर आता है, इनके सी फैक्टर व्हेन कंपोजिट इज बॉन्डेड टू वन सरफेस ओनली, ठीक है। जब कंपोजिट जो है वो सिर्फ हम एक सरफेस पे लगाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि फॉर डायरेक्ट फेशियल विनियर द स्ट्रेसेस विद इन द कंपोजिट आर रिलीव ब्लड फ्लो एंड बॉन्डेड सरफेसेस होती हैं, स्ट्रेसेस रिलीव विद द 3 डायमेंशनल बॉन्डेड रेस्टोरेशन इज लिमिटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन इज अ सी फैक्टर। अच्छा, इसको जब आप ये चीज़ की पढ़ेंगे तब आपको सही से इसका आइडिया होगा। A composite bonded to 5 root surfaces, mesial, distal, buccal, lingual and pulpal। तो हमारे पास जो occlusal surface होती है कंपोजिट की इज़ द ओनली फ्री और अनरिस्ट्रेन्ड सरफेस, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है कि occlusal surface को जो है वो हमारे पास क्या होती है, फ्री या फिर अनरिस्ट्रेन्ड सरफेस होती है, ठीक है। 5:1 यानी कि अनबॉन्डेड सर्फेसेस, इनके बॉन्डेड सर्फेसेस, ठीक है। रेशियो है हमारे पास बॉन्डेड सर्फेसेस यहाँ पे अनबॉन्डेड सर्फेसेस का, जो कि क्या कितनी होती है इसमें 5:1 होती है, ठीक है। रेस्ट्रेशन जो होती है कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर की वो देखें तो इक्वल टू 5, यानी कि स्ट्रेस इज रिलीफ, स्ट्रेस जो लिमिटेड होता है क्योंकि फ्लो कैन अकर ओनली फ्रॉम द सिंगल फ्री सरफेस। अच्छा, इसमें जो हमने मेन चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास बॉन्डेड और अनबॉन्डेड सर्फेसेज जो हैं उनकी इसमें रेशियो होती है, ठीक है। और उसके बाद बॉन्डेड और अनबॉन्डेड सर्फेसेज की जिसमें हमारे पास 5:1 आ जाता है। और जो अक्लूजल सर्फेस होती है इसकी कंपोजिट की वो हमारे पास फ्री या फिर अनरिस्ट्रेन्ड सर्फेस होती है, इससे जो एमसीक्यू पॉइंट। उसके बाद जो इसमें स्ट्रेस रिलीफ हो रहा होता है वो हमारे पास लिमिटेड होता है। सी फैक्टर जो होता है लिमिटेड क्यों होता है कि जो कि फ्लो जो होती है ओनली फ्रॉम द सिंगल फ्री सर्फेस। सी फैक्टर जो होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डिक्रीज इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर डीप एंड डीन बॉन्डिंग द ट्रिवेंचर। तो ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट है कि सी सरफेस जो है, सी फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को,
जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है डीप डेंटिन बॉन्डेड में। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज स्ट्रेस जो है सी फैक्टर की वजह से होता है। सी फैक्टर जो है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का स्ट्रेस इसकी जो है वो डिपेंड करती है ऑन द डिफरेंट वेरिएशंस। इसका ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद रख लेने हैं, आपके SCQ पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने डेंटल मटीरियल्स में भी इसको जो है वो पढ़ा होगा, तो ये इसका भी इंपॉर्टेंट था। डेटा पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ कन्वेयर पे डिपेंड करती है, आप एक दफ़ा पढ़ लेना। ये सी फैक्टर में आपने क्या चीज़ आ सकती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करती है, बॉन्डिंग सर्फेसेज होती हैं, क्लोजर सर्फेसेज की जो है अनरिस्ट्रेंड जो फ्री होती है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज स्ट्रेस जो है वो भी हमारे पास इसमें हो रहा होता है। जिस तरह से होता है वो हम देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है स्ट्रेस ऑफ कंपोजिट रेजिन मेन कंसर्न रेस्टोरेशनिज्म। अच्छा जी, इसमें जो ये हमें करना है कि टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज स्ट्रेस हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्लोरीन लाइट को, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंटल इंसर्शन करते हैं टेक्निक, एप्लीकेशन ऑफ द इंटरमीडिएट लो मॉड्यूलस लाइनर्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हम लोग अगर करते हैं फॉलो, तो हमारे पास पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। जो हम लोग लाइट क्योर कर रहे होते हैं, जो हम लोग कंपोजिट की फिलिंग कर रहे होते हैं, तो इंक्रीमेंट्स में करते हैं ताकि फिर हमारे पास पॉलीमराइजेशन के चांसेस कम हो, ठीक हो गया। जैसे कि क्लास 2 में इन्होंने बताया हुआ है, ये आप एक दफ़ा रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो FCBS के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक दफ़ा इसको रीड कर लेंगे। क्लास 2 की अगर उनको आती है तो उसमें उन्होंने कौन सा पार्ट याद रखना है उसमें, जैसे क्लास